हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इनकम टैक्स, वो भी हैंड रिटन नोट्स से। जो मेरे खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स हैं उनसे हम आज इस वीडियो को समझेंगे एंड बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में, सिंपलेस्ट वे में हम टैक्स के कुछ मेजर टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट ईयर्स में। एंड बेसिकली ये एक रिवीजन वीडियो रहेगी। सो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ वही कवर किए जाएंगे एंड जहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम टॉपिक्स को स्किप करेंगे, बस ये है कि ज़्यादा फोकस हमारा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पर रहेगा। और हाँ, ये एक रिवीजन वीडियो है यूजीसी नेट कॉमर्स, जो पेपर 2 जिन बच्चों का कॉमर्स है उसमें जो इनकम टैक्स आता है उसके रिगार्डिंग है ये। अगर आप बीकॉम एमकॉम के हैं तो इतना फास्ट इसमें शायद ना हो, बट हाँ, अगर आपको रिवीजन करनी है या फिर देखनी है कि टॉपिक्स कैसे हैं तो आप इसमें से समझ सकते हैं। एंड साथ ही नोट्स कैसे बनाएं, निमोनिक से कैसे याद रखें, ये आप इस वीडियो से अच्छे से समझ सकते हैं। ये इस वीडियो से आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, इनकम टैक्स इतनी इजी लैंग्वेज में आपने पहले कभी नहीं करा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है। सबसे पहले इसमें हम क्या क्या करेंगे देख लेते हैं एक बारी। बेसिक्स पढ़ेंगे इनकम टैक्स के, कि टैक्स होता क्या है एंड कौन हमारे देश में लगा सकता है, किसके पास पावर है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, क्योंकि इसके जो सेक्शंस है ना, कई बार वो क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, एंड कुछ एक्सेप्शंस है इन चीज़ों से। अभी आपको समझ नहीं आएगा, वीडियो में जब हम आगे देखेंगे तब समझ आएगा कि कौन सी एक्सेप्शंस की मैं बात कर रही हूँ। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जिसको हम टैक्स इंसिडेंस भी बोल देते हैं, ये भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेजिडेंशियल स्टेटस, सभी का, इंडिविजुअल का, एचयूएफ का, कंपनी का, वो इस वीडियो में हम करेंगे। एग्रीकल्चरल इनकम, क्लबिंग, रिटर्न्स ऑफ इनकम। हालांकि ये छोटा सा टॉपिक है बट कई बार इसे पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस, एंड क्योंकि ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड है इसीलिए इसको कवर करेंगे। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, डिडक्शंस सबसे ज़्यादा में, एंड ट्रस्ट में डिडक्शंस आपने इतने ईजी लैंग्वेज में कभी नहीं करी होगी, बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ये कवर करेंगे। वैसे कुछ और टॉपिक्स भी हैं जैसे कि हेड्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है तो वो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। अगर हम उसको करेंगे तो बाकी टॉपिक्स रह जाएंगे, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनकम टैक्स से पहले टैक्स क्या होता है, पहले ये तो देख लें हम। टैक्स का मतलब होता है किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए हमें कुछ कॉस्ट देनी पड़ती है, कि अगर हम रह रहे हैं तो हमें सोसाइटी को कुछ पे करना पड़ता है। हालांकि हम सोसाइटी को पे नहीं करते हैं, पे करते हैं हम गवर्नमेंट को। एंड जो टैक्स है दो तरीके से हो सकता है। टैक्स क्या होता है, सोसाइटी में रहने के लिए जो हमें कॉस्ट देनी पड़ती है। अब ये टैक्स कितने तरीके का है, दो तरीके का, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने कहा गवर्नमेंट को हम देते हैं तो गवर्नमेंट को देने के ही ये तरीके हैं, कि डायरेक्ट अगर हम दे रहे हैं यानी कि डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, इनडायरेक्ट में हम दे तो गवर्नमेंट को ही रहे हैं बट इंटरमीडियरी के थ्रू दे रहे हैं, डायरेक्टली हम गवर्नमेंट से डील नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स किस पर लगता है, हमारे प्रॉफिट्स पर या फिर जो हमारी इनकम है उन पर, यानी जो हमने अर्न किया, जो हमने कमाया उस पर लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा जो गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं ना उन पर, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे गुड्स सर्विसेज यूज़ करते हैं, उनके प्राइस में ही टैक्स लगा होता है। वो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को देने नहीं जा रहे हैं, जब हमने गुड्स वो खरीदे ना तभी उसी टाइम हमने दे दिया था। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हमारे रिग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जिनकी प्रोग्रेस होती रहती है। कैसे होती रहेगी, मैंने कहा ये लगती है प्रॉफिट्स एंड इनकम पर। तो हमारी प्रॉफिट से जो हमारी इनकम है
वो फिक्स तो नहीं रहने वाली, बढ़ती रहेंगी। इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा, इसीलिए ये प्रोग्रेसिव होते हैं। एंड ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, ये याद रखना है कि ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये इजी होते हैं। इन अब देखो, हमारी जो डायरेक्ट टैक्स है ना, इनको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने कमाया है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कमाई हमारी, टैक्स कोई और पे करे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि केसेस आएंगे ऐसे कि हमने ना अपनी इनकम को किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया है, ये दिखाने के लिए कि भी टैक्स भी वही पे करे। बट ऐसा नहीं होता है। वो जो इनकम हमने ट्रांसफ़र करी है ना, वो हमारी ही इनकम में क्लब कर दी जाएगी। ये क्लबिंग में हम पढ़ेंगे अच्छे से। एंड क्योंकि हम इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ना, देखो हमारी जिम्मेदारी है, हमें ही करना है, तो हम इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसीलिए इसी के केस में इवेज़न होता है, यानी कि चोरी होती है। लोग बचना चाहते हैं टैक्स से, यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को तो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, करते हैं ना। जिससे अब हम गुड्स खरीद रहे हैं, वो अपना टैक्स हमें दे रहा है ना, जो उसने बियर किया, जो उसने कॉस्ट सही, वो कुछ ना कुछ हमें हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारे से जो प्राइस वो ले रहा है उसमें उसने ऑलरेडी ऐड कर दिया, यानी कि ये तो ट्रांसफरेबल है। अब क्योंकि ये ट्रांसफरेबल है तो इवेजन की इसमें बात ही नहीं आती है कि भी हम तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट टैक्स हमारा ट्रांसफरेबल नहीं होता है। ओके, डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से आएंगे? मैंने कहा इनकम पर लगता है, तो सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स तो आएगा ही आएगा। यानी कि जो हम अभी कर रहे हैं ना, ये यूनिट इनकम टैक्स, ये क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स है। ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। ये ना क्वेश्चंस, ये छोटी छोटी सी बातें स्टेटमेंट्स में हमारे से पूछी जा सकती है, तो इन बातों को शुरू से अच्छे से क्लियर करते चलना है कि जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि ये हमारी इनकम पर लगता है, इसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्लियर? एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT, एक बारी एग्ज़ाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, तो इसको भी अच्छे से करना है। एंड GST, ये तो हमें पता ही है, ये वाला हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके नाम में ही है ना, गुड्स एंड सर्विसेज, तो वही वाला ये GST। अब ये तो देखो सबको देना पड़ता है। वापस देखो, डायरेक्ट टैक्स सभी को नहीं देना पड़ेगा, ये किसको देना पड़ेगा? जो कुछ कमा रहा है। जो कुछ कमा ही नहीं रहा ना, उसको देना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट तो सभी को देना है, क्योंकि ये गुड्स पे लगता है एंड हम सामान तो यूज़ कर ही रहे हैं ना, कुछ ना कुछ सर्विसेज तो ले ही रहे हैं। क्लियर? उसके बाद जो ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस समझ सकते हैं कि जैसे कि ना, जो दो बॉडी है मेन, ये ना डायरेक्ट टैक्स से डील करती है, CBDT, एंड CBIC इनडायरेक्ट टैक्स से। अब क्योंकि हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए कौन सी इम्पोर्टेंट है? CBDT। ये आगे पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा। अब फर्स्ट टॉपिक हमारा क्लियर हुआ, बेसिक्स। अब आता है किसके पास पावर है टैक्स लगाने की? हमारे देश में कौन लगा सकता है हमसे टैक्स? इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया के जो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, मेंशन है आर्टिकल 265 में, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो लगा सकती है। ये नेक्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 246। उसके स्केड्यूल 7 में क्या लिखा हुआ है कि देखो, हमने यहाँ पे बता दिया हमारी गवर्नमेंट लगा सकती है। अब गवर्नमेंट कैसे लगाएगी, उसके लिए 3 लिस्ट बनी हुई है। कितनी लिस्ट? 3, 1 2 3, 3 लिस्ट बनी हुई है। एक है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या? जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी। किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट। जहाँ पर पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है ना, वो हमारे ऊपर टैक्स ले सकता है, उनके पास पावर है। उसके बाद आती है स्टेट लिस्ट, जो स्टेट लगाएंगे। कनकरेंट, जो दोनों लगाएंगे। सिंपल कि 3 लिस्ट है, एक में स्टेट, एक में सेंटर, एक में दोनों। कनकरेंट में कौन? जो दोनों। कनकरेंट जहाँ भी लिखा है ना, वहाँ पे कनकरेंट का मतलब है कि जो दोनों होते हैं, जो स्टेट भी एंड सेंटर भी। अब देखो, जो फर्स्ट लिस्ट है ना, ये यूनियन लिस्ट, इसमें ना एक एक्सेप्शन है। एंट्री 82 में ऐसा मेंशन किया हुआ है कि भले ही सरकार के पास ये पावर है, वो टैक्स लगा सकती है, बट एग्रीकल्चर के ऊपर वो नहीं लगा सकते। एग्रीकल्चर को इससे छूट मिलती है। ये याद रखना है कि एग्रीकल्चर पे
टैक्स नहीं लगता है। सरकार के पास ये पावर ही नहीं है कि वो टैक्स लगा सके जो किसान वगैरह होते हैं ना उनकी इनकम पर। अब इनकम टैक्स लॉ में कौन से कंपोनेंट्स हम पढ़ते हैं, किन के साथ डील करते हैं। सबसे पहली बात तो इनकम टैक्स एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट एंड इनकम टैक्स रूल्स 1962। जो सीबीडीटी मैंने कहा था ना वो इधर आएगा। ओके, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस एंड केस लॉज पढ़ते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो इनकम टैक्स एक्ट है ना इसका ईयर है 1961, बट फोर्स में कब आया था ये? 1 अप्रैल 1962। 1 अप्रैल 1962। एंड ये याद रखना आसान है क्योंकि जितने भी हम पढ़ते हैं ना सेक्शंस, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एक्ट है वो 1 साल बाद ही आते हैं, तो याद रहेगा। सेक्शंस इसमें टोटल कितने हैं? 298। एक से लेकर 298, एक से लेकर 298 इसमें सेक्शंस हैं। स्केड्यूल 1 to 14 इसमें सेक्शंस हैं। उसके बाद जो सेक्शंस हैं इनके अंदर सब सेक्शंस हैं, क्लोजेस हैं, सब क्लोजेस हैं, क्लोजेस हैं, सब क्लोजेस हैं, प्रोविजोस हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं। खैर हमें इतना अंदर नहीं जाना है, बस समझना था कि इनकम टैक्स एक्ट, इसका ईयर, फोर्स वाला एंड सेक्शंस टोटल कितने होते हैं। उसके बाद फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट, जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे देश के, वो फाइनेंस बिल जारी करते हैं पार्लियामेंट की बजट सेशन में। ठीक है, वो सिर्फ फाइनेंस बिल जारी करते हैं। ये एक्ट कब बनता है? जब दोनों हाउस है इसे अपनी अनुमति दे देते हैं, वो कहते हैं ठीक है पास है। ओके, उसके बाद जो राष्ट्रपति है वो भी एसेंट अपनी दे देते हैं। इन दोनों के बाद ये एक्ट बनता है, पहले क्या बनता है? ये बिल। एंड हर साल इसके अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। देखा होगा बजट हर साल आता है उसमें चेंजेस होते हैं, तो वही बात। उसके बाद जो बजट है, जो ये हमारा फाइनेंस एक्ट है, इसके फर्स्ट स्केड्यूल में कुछ पार्ट्स हैं इसके जो बताता है कौन सा किस चीज़ से डील करता है। जो फर्स्ट पार्ट है ना वो डील करता है टैक्स रेट से। टैक्स रेट्स क्या होंगी, कैसे होंगी, वो इसमें देखा होगा आपने। जब हमारा बजट आता है उसके अंदर मेंशन होता है ना कि अब इतनी स्लैब रेट्स हैं या फिर ये वो है, एफडीआई का इतना रहेगा, वो सब चीज़ें। तो जो पार्ट से बटे हुए हैं कि टैक्स रेट से कौन डील करेगा, पार्ट 1। पार्ट 2 किससे डील करेगा? टीडीएस से, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पार्ट 3 किससे डील करेगा? सैलरी से, एडवांस टैक्स से। पार्ट 4 किससे डील करेगा? नेट एग्रीकल्चर इनकम से, नेट एग्रीकल्चर इनकम से। यानी कि टोटल 4 पार्ट हैं फर्स्ट स्केड्यूल के। अब करते हैं इनकम टैक्स रूल्स 1962। 1962 हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, ये हमने एक्ट के बारे में पढ़ लिया, फाइनेंस एक्ट पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं रूल्स के बनाने के पावर किसके पास है? सीबीडीटी। सीबीडी हमें डी से याद रखेंगे। डी क्या है? डायरेक्ट, क्योंकि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, तो सेंट्रल बोर्ड बनाया गया है एक डायरेक्ट टैक्स से जो डील करता है। यानी कि रूल्स बनाना, उनको एडमिनिस्टर करना किसका काम है? सीबीडीटी। सीबीडीटी का ये काम है। उसके बाद ये जो थे सर्कुलर्स क्या होते हैं? जो सीबीडीटी है ना ये ना कुछ ऐसी गाइडलाइंस इशू करता है जो कि हमें सिर्फ डाउट क्लियर करने में हेल्प करती है। ये ऐसा नहीं है कि बंधेगी, बाइंडिंग नहीं होती है ये सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए होती है कि अगर हमें कुछ बेनिफिट्स लेना हो, ये उस बारे में बताते हैं कि देखो ऐसा प्रोविज़न आया है, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, ऐसे वाली बात। नोटिफिकेशंस क्या होती हैं? वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सीबीडीटी रूल्स बनाती हैं रूल्स को अमेंड करने के लिए। अब देखो रूल्स बन गए एक्ट में, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होती है ना, वो कैसे होती है? नोटिफिकेशन से। कहते हैं ना कि ये नोटिफिकेशन आई है, अब ये नोटिफिकेशन आई है, वो क्या है? वो चेंजेस को तो बताती है, और जो ये चेंजेस आए हैं ना ये बाइंडिंग होंगे। जो सर्कुलर्स हैं वो भले ही बाइंडिंग का मतलब है कि हमें मानना पड़ेगा, तो इसमें यह है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मानो या ना मानो, ये हमारे बेनिफिट की बातें करता है, बस इतना समझना है। ये किसकी बातें करेगा? हमारे बेनिफिट की। नोटिफिकेशन किसकी बातें करेगा? सरकार की, कि ये बातें माननी ही माननी है। उसके बाद आते हैं केस लॉज में क्या आएगा? जैसे कि ना जो केस पढ़ते हैं हम,
बिजनेस लॉ में हमने कितने केस पढ़े हैं, उसमें क्या होता है, कोई भी केस होता है उसका जो कंक्लूजन निकलता है ना, तो जो जज होते हैं वो कहते हैं कि देखो ये इस मामले में अब आगे से यही बात लागू होगी। होता है ना ऐसा कि जैसे कि केस हुआ किसी भी चीज़ के बारे में, दो एस्पेक्ट से कुछ झगड़ा था, कुछ भी था, जो उनका कन्फ्लिक्ट से उससे एक रेजोल्यूशन निकला, एक सॉल्यूशन जो उनका निकला ना, वो सॉल्यूशन सबके ऊपर लागू होगा। इनसे हम बच नहीं सकते हैं कि कोर्ट ने अपना मतलब अपनी बात कही है, देखो ऐसी बात है, ऐसा लगेगा, आप इससे बच नहीं सकते। यानी कि ये क्या है, जो कोर्ट बताते हैं हमें, कौन बताते हैं, कोर्ट। ये होते हैं केस लॉज। होप की डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि सर्कुलर्स क्या है, बाइंडिंग नहीं होते हैं। नोटिफिकेशंस क्या होती हैं, जो चेंजेस करते हैं ना सरकार, जो सीबीडीटी है इनकम टैक्स में जो चेंजेस करती है उस रिगार्डिंग। केस लॉज क्या है, जो कि केस से निकले हैं। कोर्ट केस कहाँ पे लड़े जाएंगे, ऑब्वियसली कोर्ट में। तो कोर्ट के जो डिसीजंस आए ना वो सब, अब कोर्ट ने अपने डिसीजन सुना दिए, हमको वो मानने ही पड़ेंगे, इनसे हम बच नहीं सकते। नेक्स्ट हम करते हैं अब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। देखो यहाँ पे नहीं बताया हुआ है कि जो हमारा टैक्स है वो लगता है किस पे। पहली बात तो हमारा टैक्स लगता है टोटल इनकम पर। किस पर लगता है, टोटल इनकम पर। अब टोटल इनकम में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी, ये कैसे कंप्यूट करें, इसके बारे में बताया हुआ है कि ना सबसे पहले डिसाइड करो कि जो पर्सन है वो रेजिडेंट है या नहीं है या नहीं है, तो क्या केसेस होते हैं उसको बताओ, यानी कि डिटरमाइन करो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। फिर उसके इनकम को बताओ, कौन सी हेड में आ रही है, कौन कौन सी हेड में आ रही है, सैलरी से है, हाउस प्रॉपर्टी से है, पीजीबीपी से है, कैपिटल लॉस है, या फिर अदर्स इनके अलावा। एंड इसके कुछ सेक्शन है ये 56 to 59 इसमें डील करता है। कैपिटल गेंस वाला 45 to 55, पीजीबीपी 28 to 44। ये भी वैसे इतना करना नहीं है, बस बताने के लिए कि जब हम हेड्स करेंगे ना तो उसमें आएगा कि जैसे कि सैलरी के अंदर कौन कौन से सेक्शंस आएंगे, 15 to 17 जितने भी हैं ना सारे के सारे। उसके बाद हमने देख लिया इनकी इनकम को, उसमें से कुछ डिडक्शंस माइनस करनी है वो कर दो। फिर इनकम को क्लब कर दो। क्लब मतलब क्लब करना क्या होता है, जोड़ देना। जोड़नी क्यों पड़ेगी हमें भाई, इनकम क्या उसकी फैली हुई है, हाँ उसने ना बचने के लिए अपने बच्चे को दे दी, अपनी वाइफ को दे दी, कहीं कहीं उसने फैला दी, तो उसको ना कहना है भाई चालाकी नहीं करनी है, तेरी इनकम में जुड़ेगी ये बात सारी। तो उसको क्लब करना पड़ता है जब हम टैक्स निकालते हैं। ओके, उसके बाद क्लब करने के बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर दो। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड क्या कि जैसे कि जो लॉसेस होते हैं ना हमारे, अगर कोई बिजनेस में है उनको कुछ लॉस हुआ है तो उस लॉस को उस साल वो कवर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कर पा रहे हैं तो कवर कर दो, सेट ऑफ कर दो, अदरवाइज उनको कैरी फॉरवर्ड कर दो, सीएफ कर दो। तो वो चीज़ें। उसके बाद आती है हमारी ग्रोस टोटल इनकम। क्या आती है, ग्रोस टोटल इनकम, ये जीटीआई जिसको बोलते हैं। अब इसमें से डिडक्शंस जो जीटीआई पर डिडक्शंस लगेंगी ना वो वाली माइनस कर दो। उसके बाद आती है हमारी टोटल इनकम। अब क्वेश्चंस ये बनता है कि क्या हमारा टैक्स जीटीआई पर लगेगा या टीआई पर, तो टीआई पर लगेगा, ये याद रखना है। ये हमारी टैक्सेबल इनकम है जो यहाँ पर आई है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो इसलिए ध्यान से समझना है कि हमारा टैक्स किस पे लगेगा, जो लास्ट में आया है। लास्ट में क्या आई है, टोटल इनकम। देखो ग्रोस में ना सब चीज़ें ऐड होती हैं, ऐसे समझ सकते हैं, ग्रोस में सब चीज़ें ऐड होती हैं। हमें ग्रोस नहीं चाहिए, हमें चाहिए भाई टोटल इनकम। ग्रोस हटा दो, डिडक्शंस माइनस कर दो। उसके बाद ओके, ये छोटा सा डायग्राम था। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं इसमें, वो सिर्फ सेक्शंस पूछ सकते हैं कि भी एसएससी को किस सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है। तो इसमें क्या है कि ना हमने बस सेक्शंस को याद करना है कि एसएससी के बारे में किस में बोला गया हुआ है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में। मैं पीडीएफ दे दूँगी, आप इसमें से अच्छे से कर लेना एंड नोट से काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। असेसमेंट के बारे में सेक्शन 2(8) पहले बता देती हूँ। देखो एसएससी क्या होता है, जिसकी इनकम हम कंप्यूट कर रहे हैं, यानी कि जो टोटल इनकम हम निकाल रहे हैं ना वो किसके निकाल रहे हैं, एसएससी की निकाल रहे हैं, यानी जिसको टैक्स देना है। सिंपल वर्ड्स में एसएससी कौन होता है, जिसको टैक्स देना है। अब वो डीम टू भी एनएसएससी हो सकता है और इन डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है।
असेसमेंट क्या, इसके प्रोसेस को ही, कि जो उसके इनकम निकालने का प्रोसेस है ना, वही असेसमेंट है। मैंने कहा असेसी कौन, जिसकी टोटल इनकम हम निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? टैक्स के पर्पज़ से। अब वही जो हम निकाल रहे हैं ना, इस प्रोसेस को जब भी ENT लगता है ना ज़्यादातर, तो वो प्रोसेस ही होता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम निकाल रहे हैं इनकम को, वो क्या है? हमारी असेसमेंट। फिर उसके बाद पर्सन के बारे में बोला गया। देखो ये समझ लो, अब हम सुनते हैं पर्सन तो हम सोचते हैं किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बोला गया है, बट ऐसा नहीं है। टेक्स्ट के अंदर बताया गया है जब भी पर्सन कहा जाएगा उसमें हमारे इंडिविजुअल भी आएंगे, फर्म भी, कंपनी भी, HUF भी, AOP, BOI। AOP BOI क्या होता है? एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स। BOI क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। नोट डाउन कर लेना अगर करना हो तो। लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये पर्सन होते हैं हमारे सारे। इसको बताया गया सेक्शन 231 के अंदर। सेक्शन 231 के अंदर समझ आया कि पर्सन के अंदर सिर्फ इंडिविजुअल नहीं आता है, ये सब आते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद बताया हुआ है कि कंपनी किसके अंदर आएगी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 17, सब ये सब बताया हुआ है। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है ना, वो करते हैं हम, कि देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ये ना एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी टॉपिक है, मतलब लेकिन ये सबसे जुड़ा हुआ टॉपिक है। हम कई बार सुनते हैं प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, क्या होता है ये? प्रीवियस ईयर क्या होता है? जो हमारा लास्ट ईयर है, सिंपल वर्ड्स में इसको PY लिखो या फिर RPY, बात एक ही है। क्लियर? PY लिखो या RPY। अब प्रीवियस ईयर में वो होता है जिसके अब हम आज चल रहा है 2024। इस साल जो मैं टैक्स पे करूँगा, क्या वो मेरी इसी साल की इनकम है? नहीं ना, वो मैंने पिछले साल कमाया होगा, मेरी इनकम आई, अब मुझे टैक्स देना है। ठीक है, यानी कि लास्ट ईयर की इनकम पर हम टैक्स देते हैं इस साल। तो जिस साल हम कमा रहे हैं वो होता है हमारा प्रीवियस ईयर। जिस साल हमने कमाया वो होता है हमारा प्रीवियस ईयर। जिस साल हम पे कर रहे हैं वो होता है हमारा असेसमेंट ईयर, जिस साल हम पे कर रहे हैं। क्लियर? अब यानी कि देखो, असेसमेंट ईयर, पेमेंट ईयर दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। हमने समझ लिया कि जिस साल हमने कमाया ना, उस साल हमने टैक्स नहीं पे करना है, उसका टैक्स हमने पे करना है नेक्स्ट ईयर। कब करना है? नेक्स्ट ईयर। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर जिस साल हमने कमाया उसी साल हमें पे करना है। समझ आ रहा है कि मैंने 2024 में कमाया, इसी में मुझे पे करना है। ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, ये पढ़ते हैं। 5 एक्सेप्शंस है टोटल। सेक्शन वाइज इनको करेंगे। सबसे पहले आती है सेक्शन 172। देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। सेक्शन 172, अगर कोई पर्सन जो कि नॉन रेजिडेंट है, ओके, वो शिपिंग बिजनेस में जुड़ा हुआ है, वो शिपिंग बिजनेस करता है, वहाँ उस केस में, क्योंकि देखो पहले ही वो नॉन रेजिडेंट है, काम भी उसने ऐसा कर लिया शिपिंग बिजनेस का, हमें क्या पता वो आए ना आए, तो जिस साल उसने कमाया ना उसी साल ले लो उसे टैक्स। इसका कहना ये है, सिंपल। मतलब देखो सरकार चाहती है हमारे हाथ से जो 2 रुपये भी, मतलब अगर हम ले सकते हैं ले लें, क्यों छोड़ दे उनको। तो ये बस वो दिमाग में रखना, और सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे कि देखो नॉन रेजिडेंट है, शिपिंग के बिजनेस से आया, उससे ले। सेक्शन है 172। फिर आता है सेक्शन 174, कि अगर कोई पर्सन इंडिया से जा रहा है और उसका आने का कोई इरादा ही नहीं है, बता ही नहीं रहा कि मैं आऊँगा नहीं आऊँगा, उससे भी लो भी इसी साल, जिस साल तुमने कमाया ना इस साल भी हिसाब करके जाओ। सेक्शन 174A इसी का पार्ट है कि अगर कोई हमने इंडिविजुअल जैसे के अलावा एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, POI, या फिर कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बनाया हुआ है, 1 साल बनाया हुआ है, उसका जो पर्पस था ना वो छोटा ही था, कि भी थोड़ा सा उसे काम करना था, उसने काम कर लिया, काम कर लिया ना, तुम्हारा काम हो गया, जिस साल तुम बने थे उसी साल उसने बंद होना है, तो उससे भी उसी साल टैक्स ले लो। मतलब जहाँ पर भी अनसर्टेनिटी है ना, वो सारे केसेस में टैक्स उसी साल लेना है। उसके बाद आता है सेक्शन 175, कि अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है
टैक्स से बचने के लिए। किससे? टैक्स से बचने के लिए। अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है, वहाँ पर भी कि देखो करना है ना ट्रांसफ़र, सही हिसाब से करो, कायदे से करो। ऐसे ही नहीं कि टैक्स से बचने के लिए कर रहे हो। वहाँ उस केस में भी उसी साल ले लो उससे। सेक्शन 176 कहता है कि अगर कोई बिज़नेस डिसकंटिन्यूड है, वहाँ पर भी टोटल 5 एक्सेप्शंस हमने पढ़ी हैं इसकी। होप कि क्लियर हुआ होगा कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर का क्या होता है, एंड दोनों सॉरी कहाँ थे हमने एक्सेप्शंस हमने इसकी कर ली। उसके बाद हम करते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम, कि जो हमारी इनकम है वो किस दायरे में आती है, टैक्स इंसिडेंस क्या है ये बताओ। सेक्शन 5 के अंदर बताया हुआ है। सेक्शन 5 के अंदर जो हमारी इनकम है ना, 2 तरीके से हो सकती है, या तो इंडियन या बाहर की। अब कौन सी इनकम इंडियन होगी? सिंपल सा फंडा है, अगर थोड़ा सा भी कनेक्शन उसका इंडिया के साथ है ना, तो वो इंडियन है। थोड़ा सा भी, अगर बिल्कुल ही हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है ना कि इंडिया से जोड़ने का, तो उस केस में वो फॉरेन है। कैसे? कि अगर कोई इनकम अराइज हुई है या फिर डीम्ड है कि वहीं पर अराइज होगी इंडिया में, रिसीव भी इंडिया में हुई है, तब तो ऑब्वियसली इंडियन इनकम है ही, कि कहीं भी फॉरेन का वास्ता है ही नहीं, इंडिया में ही कमाई, इंडिया में ही मिल गई, तो इंडियन इनकम है। अगर हमने कमाई इंडिया में मिली बाहर जाकर, तब क्या वो इंडियन है? हाँ है। मैंने कहा था थोड़ा सा भी वास्ता होगा तो होगी, यहाँ पे है ना वास्ता इंडिया से है। उसके बाद अगर हमने कमाई तो फॉरेन में मिली इंडिया में, तब क्या है? हाँ जी है, तभी भी है। बट अगर कमाई भी बाहर मिली भी बाहर, तब क्या वो इंडियन रहेगी? नहीं, कोई भी वास्ता नहीं है। हालांकि हम आगे देखेंगे इसकी भी एक एक्सेप्शन आएगी कि कहाँ पर जब इंडिया से वास्ता नहीं है ना, तब भी देखेंगे हम इसको। उसके बाद यहाँ तक समझ आया कि अगर थोड़ा सा भी इंडिया से कनेक्शन है तो इंडियन है, अदरवाइज वो फॉरेन इनकम है। और हम ये क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि ना आगे पढ़ेंगे हम कि इंडियन इनकम अगर इतने से ज़्यादा है, तो उस केस में लगेगा कि इंडियन इनकम क्या होती है या फिर फॉरेन इनकम क्या है। जब हम यहाँ रह रहे तो इंडियन की होएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर बाहर से कनेक्शन है तो वो बाहर की मानी जाएगी। उसके बाद टैक्सेबिलिटी, ये देखो अभी आपको समझ नहीं आएगा वैसे, ROR NOR इसको बता देती हूँ मैं थोड़ा सा, इससे आगे हम अच्छे से करेंगे इसको। कि ROR क्या होता है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये होता है नो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये होता है नॉन रेसिडेंट। यानी कि सिंपल वर्ड्स, अभी पहले इतना समझ लो कि ROR है ना, वो चाहे इंडियन इनकम हो फॉरेन इनकम हो, उसको देनी ही देनी है। यानी कि ये होता है घर का इंसान, ये होता है घर का बंदा, इसको देनी ही देनी है। ये इंडिया का घर मतलब इंडिया की, इंडिया का है, इसको चाहे इंडियन इनकम हो फॉरेन इनकम हो, इसको देनी ही देनी है। उसके बाद जो NR है ना हमारा, NR, इसको इंडिया की इनकम पर तो देनी है, बट बाहर की इनकम पर इसको नहीं देनी। इंडिया की इनकम पर इसको देनी है, बाहर की इनकम पर इसको नहीं देनी। अब आती है बात NOR की। देखो इंडिया की इनकम तो सभी को देनी है, यहाँ से समझ आ गया होगा कि इंडिया की इनकम चाहे वो कोई भी हो, हर किसी को देनी है, हमने यहाँ से पढ़ लिया। चाहे वो ROR हो NOR हो, सभी को देनी है। और जो फॉरेन इनकम है, अब वो ROR को तो देनी ही देनी है, NR को देनी ही नहीं है, NR को तो वो नहीं देनी है। देनी तो NOR को भी नहीं है, बट थोड़ी सी एक्सेप्शन है कि अगर वो इनकम बिजनेस इनकम है, प्रोफेशन इनकम है, तब वहाँ पर उसको देनी पड़ेगी। देखो ये क्या है देनी, ये टैक्स है, मैं टैक्स की बातें कर रही हूँ कि टैक्स देना है नहीं देना है। अगर ROR है ना, तो चाहे इंडियन इनकम हो फॉरेन इनकम हो, उसको देनी ही देनी है। और इंडियन इनकम सभी को देनी है, चाहे वो ROR हो NOR हो या फिर NR हो, इंडियन इनकम सभी को देनी है। इसका हिसाब ख़त्म। फॉरेन इनकम ROR को तो देनी ही देनी है, NR को नहीं देनी, इसको भी नहीं देनी, इसको भी नहीं देनी, इसको भी नहीं देनी, बट यहाँ पर थोड़ी सी एक्सेप्शन आ जाएगी बस, और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा था ना, अगर कोई इंसान उसका कनेक्शन बाहर से है, ठीक है, अगर कोई इंसान रहता बाहर है, मैंने कहा था ना कि देखो वो रहता बाहर है, इंसान रहता बाहर है, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसका जो कनेक्शन है ना,
इंडिया से है, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, रहता वो बाहर है, चाहे उसका कनेक्शन इंडिया से डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, तो उस केस में ना वो इनकम इंडिया में अराइज या अक्रू मानी जाएगी। कौन से केस है पढ़ते हैं। पहली बात, अगर कोई पर्सन ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसका कनेक्शन इंडिया से है, सिंपल हमने पढ़ लिया कि इंडिया से कनेक्शन होएगा तो वो माननी ही जाएगी इंडिया में। क्लियर। अगर कोई जैसे कि अगर प्रॉपर्टी बाहर है, रेंट उसका बाहर ले रहा है, देखो प्रॉपर्टी इंडिया में है, रेंट बाहर से ले रहा है, तभी भी ये कुछ एक्सेप्शंस है कि एसेट्स अगर इंडिया में है, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल जो उसने एसेट्स करी है ना वो इंडिया में है। उसके बाद लेकिन कहाँ पर नहीं लगेगी ये, अगर हमने एक्सपोर्ट के लिए कुछ परचेज़ किया है वहाँ पे नहीं लगेगी। कलेक्शन ऑफ न्यूज़ के लिए नहीं लगेगी। अगर इंडिया में कोई शूट हुई है, जैसे कि कोई बाहर से इंसान आते हैं ना शूट करने, जो वो मूवी नहीं थी क्या नाम था उसका, स्लम डॉग मिलियनियर, वो भी तो ऐसे ही थी। तो वो वाली चीज़ भी कि अगर कोई बाहर से आ रहा है शूट करने तभी भी ऐसा नहीं होएगा, यानी कि एक्सेप्शन है। ये ना क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, इसीलिए लिखा हुआ है। उसके बाद अगर सैलरी इंडिया में अर्न हुई है, ठीक है, सर्विसेज इंडिया में रेंडर की गई है, उसके बाद गवर्नमेंट ने ना एक पर्सन बाहर भेजा अपनी सर्विसेज देने के लिए, सरकार भेजती है ना, अगर उनका कोई एम्प्लॉय होता है बाहर भेजती है। एक तो टाइगर मूवी देखी है ना, उसमें कि बाहर भेजी उसने अपनी सर्विस देने के लिए, और उसको जो सैलरी देगी ना सरकार, तो वो भी क्या है, इंडियन ही है, भले ही वो बाहर रहता हो, सर्विस भी वो बाहर दे रहा है, बट वो क्या है, उसकी इंडियन इनकम है। उसके बाद लेकिन जो उसको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है ना, अलाउंस वगैरह, वो हमारे टैक्सेबल नहीं है, उस पर एग्जेम्पशंस होती है। ठीक है, सैलरी पे नहीं है, सैलरी तो मानी जाएगी, लेकिन जो अलाउंस है ना वहाँ पर इनको छूट मिलती है। ऐसी कुछ केस दिए हुए हैं ये। उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखो जितना करवाया वो अच्छे से कर लेना, ये ज़्यादा मेन था, ये वाली तीनों चीज़ें एंड ये वाली। उसके बाद हम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रेजिडेंशियल स्टेटस, कि कोई इंसान रेजिडेंट है नहीं है, फिर कैसे लगता है। क्योंकि देखो अब कोई इंसान NR होकर भी टैक्स देता है ना, कब देता है, जब उसकी इनकम इंडियन होती है। हमने पढ़ा ना अभी टेबल में कि इंडियन इनकम पे तो टैक्स सभी को देना है, चाहे वो NR हो, NOR हो, या ROR हो, या वो ROR हो, तो सभी को देना है। तो ये क्या होते हैं, NR NOR, ये सब क्या होते हैं, इसको पढ़ते हैं। जैसे देखो रेजिडेंशियल स्टेटस दो तरीके से हो सकता है, या तो वो इंसान रेजिडेंट है या वो इंसान रेजिडेंट नहीं है, या तो वो इंसान रेजिडेंट है या वो इंसान रेजिडेंट नहीं है। अगर वो रेजिडेंट है ना तो उसको कहते हैं तुम्हें ना दो पदवी दी जाएगी, यानी कि दो पोस्ट मिलेगी। क्या, एक तो होती है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, क्या होता है साधारण, कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी। अभी कैसे बनते हैं, इनके लिए होती है कुछ कंडीशंस। क्या होती है कंडीशंस, कि कंडीशंस को मीट करेंगे तब ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, नहीं तो ये बन जाएंगे। क्लियर, कि रेजिडेंशियल जो स्टेटस है ना वो दो तरीके से हो सकता है, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट के अंदर दो चीज़ें और हैं, या तो वो ऑर्डिनरी बनेगा या फिर नॉट ऑर्डिनरी। क्लियर। देखो अब टोटल 3 कैटेगरी बनी, कि देखो अगर रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी बन सकता है, रेजिडेंट है नॉट ऑर्डिनरी बन सकता है, रेजिडेंट है ऑर्डिनरी बन सकता है, रेजिडेंट है नॉट ऑर्डिनरी बन सकता है, एंड अगर रेजिडेंट नहीं है तो नॉट रेजिडेंट बनता है। क्या बनता है, नॉन रेजिडेंट। एंड जो ये हमने देखा रेजिडेंशियल स्टेटस, तो क्या ये सेम रहेगा पूरी ज़िंदगी, नहीं, हर साल इसको चेंज करना पड़ता है, हर साल इसमें अमेंडमेंट्स होती हैं। एंड जो ये रेजिडेंशियल स्टेटस है ना, ऐसा नहीं है कि अगर हमें नागरिकता मिली हुई है कि हम इस देश के नागरिक हैं तो हम रेजिडेंट भी माने जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सिटीज़नशिप से ही अलग है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई इंसान सिटीज़न होके भी रेजिडेंट नहीं होता, एंड कोई कोई रेजिडेंट होके सिटीज़न नहीं होता, तो ये चीज़ें अलग हैं। उसके बाद क्योंकि देखो देखा होगा जो बाहर के होते हैं, जो छोटे देश के, जो हमारे आसपास के देश के हैं, वो सिटीजनशिप लेके रखते हैं, वहाँ की भी और यहाँ की भी। तो क्या वो वहाँ के रेजिडेंट हैं, नहीं है, तो ये चीज़ें अलग होती हैं। उसके बाद जो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस हम पढ़ेंगे, क्या ये देश के संविधान में मेंशन है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ भी बोला नहीं गया है। जो हम पढ़ते हैं ना इनकम टैक्स लॉज को ही पढ़ते हैं। क्लियर। अब
किस किस का रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ सकते हैं हम? एक होता है इंडिविजुअल, यानी एक अकेले इंसान का, इंडिविजुअल का। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। हमने पढ़ी होंगी ना बिजनेस की फॉर्म्स, कि जो फैमिली मेम्बर से मिलकर बिजनेस करते हैं ना। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, सीरियल्स में देखा होगा, जो कहते हैं कि उन्हीं का बिजनेस चल रहा होता है, वो जिस चीज़ का काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो एक ही बिजनेस होता है उनका, और पहले वो बड़े लोग करते हैं, फिर आगे उनके बच्चे करते हैं, फिर आगे उनके बच्चे करते हैं। वो क्या है, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर ही आता है। उसके बाद कंपनी, ये तो हमने पता ही है, AOP, BOI फर्म, ये सब। यानी कि देखो, इन जनों का हमें निकालना पड़ता है, कि इंडिविजुअल का क्या है, HUF का क्या है, सबका अलग अलग होता है। बट ना, इसको अगर हम चाहें तो दो दो की कैटेगरी में डाल सकते हैं, कि जो इंडिविजुअल है ना और जो HUF है, इनका सेम सेम सा है थोड़ा थोड़ा, कि ये रेजिडेंट ऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं, नॉट ऑर्डिनरी भी और नॉन रेजिडेंट भी। लेकिन आई बात अगर कंपनी की, AOP की, BOI की, फर्म की, वहाँ पर या तो वो रेजिडेंट बनेंगे या फिर नॉन रेजिडेंट। नो फालतू का ड्रामा कि वो ये सब नहीं बनेंगे, वो ये सब नहीं बनते हैं। यानी वो कहते हैं यहाँ के किस्से ही मुकाओ, या तो हमें रेजिडेंट बनाओ या फिर नॉन रेजिडेंट। समझ आया कि कौन कौन बनेंगे? इंडिविजुअल और HUF तीनों बन सकते हैं, लेकिन कंपनी में सिर्फ दो ही बनेंगे, या तो रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। अब ये बनेंगे कैसे, ये तो बताओ हमें। ये बनेंगे कंडीशंस को पूरा करके। अगर वो बेसिक, देखो दो कंडीशंस होती हैं हमारी, बेसिक एंड एडिशनल। बेसिक में जो कंडीशंस दी होंगी ना, उनमें से कोई सी भी एक पूरी हो जाए चल जाता है। बेसिक क्या होता है, कहते हैं ना बेसिक रिक्वायरमेंट है। बेसिक मतलब जो छोटी मोटी होती है, ठीक है, कि जो एक भी चल गई, पूरी हो गई तो चल जाता है काम। एडिशनल, जब आती है बात एडिशनल की, उसमें सारी करनी पड़ेंगी। जितनी भी मेंशन होंगी, जहाँ पर भी मैं एडिशनल लिखूंगी ना, वो सारी की सारी कंडीशंस जितनी भी मेंशन है हमारे एक्ट में, वो सारी की सारी करनी पड़ेंगी। चलो, उससे पहले हम देख लेते हैं। देखो, आगे ना जितने भी कंडीशंस हैं, उसमें एक बात हम देखेंगे कि उनका पीरियड इतने दिन का होना चाहिए, इतने महीनों का होना चाहिए। तो ये पीरियड क्या लगातार होना चाहिए? नहीं। जो उनका रहने का टाइम है ना, वो चाहे लगातार हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने तो अपने दिन गिनने हैं पूरे। क्या उसने 60 दिन पूरे करे, हमें बस ये देखना है कितने टाइम फ्रेम में करे, बस ये देखना है। हमें ये नहीं देखना कि वो लगातार रहा है या नहीं रहा है। क्लियर? एंड ये चीज़, अगर जैसे मैंने कहा, बाहर आना जाना रहता है ना, बिजी लोग होते हैं जो बाहर बिजनेस करते हैं, तो आना जाना चला रहता है उनका। तो जिस दिन वो इंडिया में आए एंड जिस दिन वो इंडिया में गए, वो दोनों डेट उनकी काउंट होएगी, कि वो आज को गए तो आज का दिन भी उनका माना जाएगा। मतलब जो ये दिन काउंट होते हैं ना, इन दिनों में उनके आने जाने का दिन, दोनों दिन काउंट होएंगे। यानी जिस दिन हमारी धरती माता पर उनके कदम होंगे, वो गिने जाएंगे। बस इतना याद रखना है कि हमारी धरती पर उनका वास्ता है ना थोड़ा सा भी, तो मानना है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम इंडिविजुअल का। किस किस का पढ़ते हैं हम? इंडिविजुअल का, HUF का, कंपनी का, AOP का, BOI का, एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इन तीनों का तो सेम है, कंपनी का। और इन चार केस पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हमारा आएगा इंडिविजुअल, कि कोई एक अकेला इंसान, जैसे कि हम हैं, तुम हैं, इन सब का। इसके बारे में बोला गया है सेक्शन 6 के अंदर। ये मेन सेक्शन है, सेक्शन 6। ये नहीं याद रखना है, बस ये समझने के लिए कि सेक्शन 6, क्योंकि इसके आगे अंदर पार्ट बने हुए हैं। सेक्शन 6 वैसे इंडिविजुअल का नहीं है, ये पूरे रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करता है। किसकी बात करता है? पूरे। ये लिख लेना आप कि रेजिडेंशियल स्टेटस किस में डील करता है? सेक्शन 6 में। अब बेसिक कंडीशंस क्या हैं? बेसिक 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 मैंने क्या बताया था, सारी करनी है, एक आधी सिर्फ एक करनी है, कि अगर एक भी पूरी है ना, तो बेसिक कंडीशंस हाँ भी उनकी पूरी है, ऐसा मानना जाएगा। क्लियर? बेसिक कंडीशंस बताई गई हैं सेक्शन 6(1) के अंदर। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्यों? क्योंकि हम सबसे पहली बार किसका पढ़ रहे हैं? इंडिविजुअल का पढ़ रहे हैं ना। ऐसे याद रखेंगे कि 1 में किसके बारे में बताया गया है? इंडिविजुअल के बारे में। अब इसमें क्या देखना है कि ना, वो प्रीवियस ईयर में, या फिर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर बोल लो, कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में वो
182 दिन रहा हो, 182 दिन रहा हो या इससे ज़्यादा रहा हो, कि उसका जो रुकना है, उसका जो स्टे है ना, अगर 182 दिन है, ठीक है, अच्छी बात है, गुड। अगर नहीं है ना, तो इधर आओ, ये वाली कंडीशन बताओ, क्या आप करंट फाइनेंशियल ईयर में 60 दिन से ज़्यादा रहे हो? क्लियर। क्या आप प्रीसीडिंग, ये PRPY मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ, आप ना इसको लिख लेना, नोट कर देना कि P से है प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। देखो RPY तो सेम है, RPY क्या है, सेम है, RPY होता है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, P से हो जाएगा प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछला, पिछला, या फिर ऐसा बोलो, देखो जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर जितने भी आएंगे, अभी हमारा चल रहा है 2024, हमारा चल रहा है 2024, इससे पिछला साल क्या हो जाएगा, 2023, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ये क्या हो जाएगा, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, 2023, हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, 2023। अब 2023 को छोड़कर जो 22 आएगा, 21 आएगा, 20 आएगा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रीसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ये क्या हो जाएंगे, प्रीसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। आई होप कि समझ आया होगा। देखो 2024 क्या हमारा असेसमेंट ईयर है ना, ये तो मैंने बताया था, जिस साल हम पे कर रहे हैं वो साल हमारा असेसमेंट ईयर है, जिस साल हमने कमाया वो साल हमारा प्रीवियस ईयर है। अब प्रीसीडिंग कौन सी बात आ गई, प्रीसीडिंग होता है इसको छोड़कर, कि बस एक लगते साल को छोड़कर जितने भी बाकी साल होंगे वो हमारी प्रीसीडिंग माने जाएंगे, वो हमारे प्रीसीडिंग माने जाएंगे। इसमें क्या है, दूसरी कंडीशंस की वो करंट फाइनेंशियल ईयर में, ये याद रखना है करंट लिखा हुआ है, करंट फाइनेंशियल ईयर में 60 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो, या फिर प्रीसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कि 4 साल, जैसे कि अब 2024 चल रहा है ना, 24 को 23 में 23 हो जाएगा प्रीवियस ईयर, 23 हो जाएगा प्रीवियस ईयर, इसको नहीं लेना है, इससे पिछले 4 साल कौन कौन से, 22, 21, 20, 19, इन 4 सालों को मिलाकर उसका जो स्टे है, उसका जो रुकना है, वो कितना होना चाहिए, 365 दिन, 365 दिन वो रहना चाहिए। अब बात वही आती है, क्या ये पीरियड लगातार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, समझ आया। एंड जो उसके आने जाने के दिन है वो भी काउंट होएंगे, ये याद रखनी है बातें। आई होप कि समझ आया होगा। देखो अब पढ़ते हैं बुक में, कितनी बड़ी बड़ी लाइन्स लिखी होती हैं, अब छोटे से डायग्राम से अब कितने अच्छे से समझ आ जाता है। तो ये आपने डायग्राम जरूर बनाने हैं और अपने नोट्स खुद बनाने हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेंगे। एंड अगर आपको आगे पढ़ाना है, कुछ भी करना है, तो आपके काम ही आएंगे ऑब्वियसली। तो ये 2 कंडीशंस है, समझ आई होगी। कि पहली कंडीशन है 182 दिन रहा हो वो प्रीवियस ईयर में, ये भी पूरी नहीं होते, तो ये बताओ क्या तुम आज के साल 60 दिन रहे हो, और पिछले 4 सालों में, मतलब पिछले साल को छोड़कर बाकी के 4 सालों में 365 दिन रहे हो। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन मेट होती है, एक भी कंडीशन पूरी होती है, तो वो इंसान क्या बनता है, रेजिडेंट। वो क्या बनता है, रेजिडेंट। वो क्या बनता है, रेजिडेंट। ये याद रखना है, जब भी बेसिक कंडीशंस पूरी होंगी ना, वो रेजिडेंट बनता है। क्या बनता है, रेजिडेंट। अगर उसने एडिशनल भी पूरी कर ली ना, देखो बेसिक कंडीशन पूरी कर ली तो रेजिडेंट बन जाएगा, बेसिक कंडीशंस पूरी कर ली क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। अगर बेसिक पूरी नहीं करी क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। बेसिक पूरी करी रेजिडेंट, नहीं पूरी करी नॉन रेजिडेंट। अगर बेसिक के साथ साथ एडिशन भी पूरी कर ली तो वो बन जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बेसिक के साथ साथ उसने एडिशनल भी पूरी कर ली तो वो बन जाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी। अगर एडिशनल पूरी नहीं करी तो वो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या बन जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। की कोई बात नहीं भाई, तुम रेजिडेंट तो हो ही, अगर ऑर्डिनरी नहीं भी बने तो भी क्या बात हुई, नॉन ऑर्डिनरी तो हो ही, तो ये याद रखना है। क्लियर। देखो अब बेसिक कंडीशन इन दोनों में से पूरी होगी, रेजिडेंट बन गया। अब एक एक्सेप्शंस आती हैं इनकी, कि जहाँ पर ना हमें दे तो गई हैं 2 कंडीशंस, पर ये कह रहे हैं कि हम एक एक ही कंडीशन चेक करेंगे, मतलब इसको मौका ही नहीं देंगे, वो इसको मौका ही नहीं देंगे, इसको अलग कर दिया उन्होंने, इसको अलग कर दिया कि सिर्फ ये चेक करेंगे हम, हमारी आंखें बंद है, इसको हम देख ही नहीं रहे हैं, हमारी आंखें बंद है, हम इसको देख ही नहीं रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। कौन सी कंडीशन है जहाँ पर सिर्फ 182 दिन वाली चेक होएगी, इसको पढ़ते हैं।
दो केस पढ़ते हैं, एक केस जाने का बनता है, एक केस आने का बनता है। कि अगर कोई इंडियन सिटीजन बाहर जा रहा है, किस लिए जा रहा है, उसे चाहिए काम। देखा होगा आजकल लोग कितने जाते हैं बाहर, तो वही अगर वो काम करने के लिए जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, तब दूसरा क्या, क्रू मेंबरशिप। कि जो इंडियन शिप है ना, उसमें वो क्रू मेंबर के रूप में जा रहा है। तो दो कंडीशन बनी, इन दोनों कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ 182 दिन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? 182 दिन। कि अगर ये पूरी हो रही है तो ठीक है, नहीं पूरी हो रही है ना, अपना दिमाग मत लगाओ, तुम रेजिडेंट नहीं बन सकते। अब बस ये बोलना है कि ये पूरी है, रेजिडेंट है, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट है। समझ आया? दूसरा केस बनता है आने का। दूसरा केस किसका बनता है? आने का। आने का कौन? अगर कोई इंडियन सिटीजन है या फिर पीओआई है। पीओआई क्या होता है भाई? पीओआई होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये क्या होता है पढ़ेंगे आगे। पहले ही देखो कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है या फिर पीओआई है, ये आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? हमारे देश में घूमने, ताजमहल देखने आ रहे हैं। ये अगर सिर्फ विजिट के लिए आ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ विजिट के लिए। किसके लिए? विजिट करने के लिए आ रहे हैं। तब उस केस में भी सिर्फ इनकी 182 दिन वाली कंडीशन ही चेक करेंगे। समझ आया? कि एक तो केस जाने का बना, एक केस आने का बना। जाने का एम्प्लॉयमेंट वाला बना और क्रू मेंबर वाला बना। आने का कौन सा बना? सिर्फ और सिर्फ विजिट का। अब ये तो बता दो मेरे को कि पीओआई क्या होता है। ये तो हमें पता ही नहीं। पीओआई होता है अगर कोई इंसान या तो खुद या उसके माँ बाप में से कोई या फिर उसके दादा दादी में से कोई भी एक, जब भारत बटा नहीं था, यानी कि 1947 से पहले, 1947 से पहले, यानी कि जब पाकिस्तान नहीं आया था, जब पाकिस्तान नहीं आया था उससे पहले के हैं वो। या तो वो खुद, उनका जन्म हुआ हो 47 से पहले, या फिर उनके पेरेंट्स का जन्म हुआ हो, या फिर उनके दादा दादी का जन्म हुआ हो। अगर हुआ है ना इन तीनों में से किसी का भी, तो वो इंसान माना जाएगा पीओआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। समझ आया? अब देखो मैंने बताया ना कि देखो, अगर कोई इंसान रेजिडेंट बनता है तो दो केस होते हैं, कि वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी भी बन सकता है एंड नॉट ऑर्डिनरी भी बन सकता है। ऑर्डिनरी कब बनेगा? जब एडिशनल कंडीशंस पूरी होंगी। कब बनेगा? जब एडिशनल कंडीशंस पूरी होंगी। ये याद रखना है। एडिशनल अगर पूरी नहीं है ना, अगर एक भी पूरी नहीं है, कह रहा है कि प्लीज़ प्लीज़ बस एक नहीं, एक भी पूरी नहीं है तो नॉट ऑर्डिनरी है। एंड उसका तो फ़ायदा ही है, खैर सरकार का नुकसान होता है क्योंकि सरकार टैक्स नहीं ले पाती है वैसे। अब एडिशनल कंडीशंस कौन सी है ये देखो। अगर हमारी एडिशनल कंडीशन पूरी होती है, क्या बनेगा वो? ऑर्डिनरी। सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में इसके बारे में बताया हुआ है। एडिशनल है तो दोनों की दोनों पूरी करनी है, याद रखना, इसलिए मैंने प्लस का साइन लगाया हुआ है। आप भी ऐसे ही लिखना कि प्लस का साइन लगा के लिखना, प्लस, ताकि याद रहेगा कि दोनों पूरी करनी है। कौन कौन सी है? पहली है हमारी कि वो प्रीसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। याद रखना, प्रीसीडिंग मैंने समझा दिया है कि पिछले साल को छोड़कर बाकी के जो 10 साल है ना, उनमें से किन्हीं 2 सालों में रहा हो, पिछले 10 सालों में से 2 साल रहा हो। दूसरी कंडीशन है कि 7 सालों में 730 दिन रहा हो। 7 सालों में 730, ये तो याद रहेगा, 7 7 7 7 7 7, कि 7 सालों में 730 दिन रहा हो। ये दोनों कंडीशंस अगर वो पूरी करता है तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता है। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता है। अदरवाइज नॉट ऑर्डिनरी बन जाएगा, कोई बात नहीं, रेजिडेंट तो फिर भी है। उसके बाद फाइनेंस एक्ट में ना कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं। अमेंडमेंट्स का मतलब वही चेंजेस, अमेंडमेंट्स का मतलब होता है चेंजेस। अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है? चेंजेस। चेंज हुआ है, कुछ बदलाव हुए हैं। क्या बदलाव हुए हैं? कब हुए हैं? 2020 में उन्होंने कहा। और जो ये बदलाव हुए हैं ना, इसमें उन्होंने कुछ कंडीशन बताई हुई है, और जो कंडीशंस है ना, इनको पूरा करके इंसान सिर्फ और सिर्फ नॉट ऑर्डिनरी ही बन सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी जो दोनों कंडीशन बताई गई है ना, इनमें वो सिर्फ नॉट ऑर्डिनरी बनेगा। एंड इन तीनों कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। याद रखना, जो अमेंडमेंट्स हुई है ना, उन तीनों कंडीशंस में तीनों का पूरा करना ज़रूरी है। पूरा करके वो क्या बनेगा? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुई हैं? अमेंडमेंट्स का मतलब चेंज, बदलाव। क्या बदलाव? पहली बात तो वही इंडियन सिटीजन का केस है जो हमने पढ़ा था ना अभी यहाँ पे,
कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन चेक होएगी। हमने बताया था ना, यहाँ पे पढ़ा था ये केस कि अगर कोई इंसान देश में आ रहा है घूमने वास्ते, और तो उस केस में सिर्फ हम एक ही कंडीशन चेक करेंगे, 182 दिन वाली। तो ये कह रहे हैं कोई अगर आपसे ये भी नहीं बन पा रहा ना, आप ये कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहे, तो इधर आओ, 3 कंडीशन और है। अगर आप ये भी पूरी कर दोगे ना तो कोई बात नहीं, आपको नॉन ऑर्डिनरी तो बना ही देंगे हम। तो ये ऐसा कह रहे हैं। कौन कौन सी है वो? पहली बात है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में वो 182 दिन रहा हो या उससे ज़्यादा। एंड फॉर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 365 दिन रहा हो या उससे ज़्यादा। फॉर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 365 दिन रहा हो या उससे ज़्यादा। एंड उसकी इंडियन इनकम क्या होती है बताया मैंने कि थोड़ा सा भी वास्ता इंडिया से है, इंडियन इनकम है, वो 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 15 लाख से ज़्यादा। समझ आया? और इन तीनों कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। इन तीनों कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है, और पूरा करके वो क्या बनेगा? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये तो थी इंडियन सिटीजन के बारे में। और कौन से केस में हमने बता दिया है कि अगर वो 182 दिन वाली भी पूरी नहीं कर पा रहा है तो ये वाली पूरी कर दो। समझ आया? उसके बाद आती है एक डीम्ड रेजिडेंट। एक नई चीज़ वो लेके आई, एक नई टर्म लेके आई, डीम्ड रेजिडेंट। ये क्या होता है? डीम्ड होता है मानना, कि इसको ना हम मान सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं, मतलब प्योर नहीं होता है वो मान सकते हैं उसको। कैसे? पहली बात तो इंडियन सिटीजन होना उसका ज़रूरी है। दूसरी बात, किसी भी देश के किसी भी कोने में वो टैक्स नहीं पे करता हो। तीसरी बात, इंडियन इनकम अगर उसकी 15 लाख से ज़्यादा है। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती है तो वो क्या बन सकता है? डीम्ड रेजिडेंट। क्या बनेगा? डीम्ड। अब आप बताओ, ये नॉट ऑर्डिनरी बनेगा या डीम्ड? मैंने कहा है ये दर्जे की बात है, ये उसका नाम है कि डीम्ड रेजिडेंट उसको बोला जाएगा, लेकिन बनेगा वो नॉट ऑर्डिनरी ही, यानी इन्हीं की लिस्ट में आएगा वो। क्या बनेगा? नॉट ऑर्डिनरी। ये मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। अमेंडमेंट्स को आई होप समझ आया होगा कि चेंजेस दो हुए हैं। एक तो हुआ है पीओआई और इंडियन सिटीजन को लेकर, दूसरा हुआ है हमारा डीम्ड रेजिडेंट को लेकर। ये तो हमारा इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट हो गया। आई होप कि समझ आया होगा इन चार्ट्स के माध्यम से। अब हम बढ़ते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ना, जो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है इंडिविजुअल से। इसमें भी कुछ बेसिक कंडीशंस है, कुछ एडिशनल है। बेसिक क्या है? बेसिक बताई गई है सेक्शन 6 सब सेक्शन 2। इंडिविजुअल के किस में बताई गई थी? सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। बताया था ना मैंने, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। अब इसमें हमें चेक करना है सीएम। हमें क्या चेक करना है? सीएम। सीएम क्या होता है? सीएम होता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यानी कि कहाँ से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंट्रोल करी जा रही है। अगर ये इंडिया से करी जा रही है, चाहे वो थोड़ी सी भी हो, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी कंट्रोल इंडिया से करी जा रही है। अगर थोड़ी सी भी इंडिया से करी जा रही है और बाकी बाहर से करी जा रही है ना, उस केस में ये रेजिडेंट मानी जाएगी। उस केस में ये रेजिडेंट मानी जाएगी। लेकिन अगर थोड़ा सा भी वास्ता इंडिया से नहीं है तो वो नॉट रेजिडेंट मानी जाएगी। समझ आया? नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। यानी कि ये तो हुई रेजिडेंट बनने की बात। अब आती है ऑर्डिनरी बनने की बात। ऑर्डिनरी में हम चेक करेंगे कर्ता के बारे में। देखो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है कि फैमिली का सबसे बड़ा हेड, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो उसमें सबसे बड़े होते हैं ना, उनका नाम क्या होता है? वो दाऊद जी क्या बोलते हैं उनको। तो उस जो सबसे बड़े होते हैं वो होते हैं ना हेड। वैसे ही ये कि कर्ता कौन होता है? जो सबसे हेड होता है उनका, उसका चेक करेंगे। सेक्शन बताया हुआ है सेक्शन 6 सब सेक्शन बी। सब सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में क्या बताया हुआ है कि वही वाली बात आएंगी इसमें जो उसकी थी ना इंडिविजुअल की 2/10 की प्रीसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 10 में से किन्हीं 2 साल रहा हो, और 7 साल थे ना उनमें 730 दिन रहा हो। वही सेम है, कुछ भी अलग नहीं करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है कि क्या स्टे 2/10 वाला याद रखने ला और 730 दिन वाला याद रख लेना। अगर ये पूरी हो जाती है तो क्या बन जाता है? ऑर्डिनरी। अदरवाइज नॉट ऑर्डिनरी। समझ आए? बिल्कुल ईजी है। बस हमारा जो इंडिविजुअल का है ना, उसमें थोड़ा सा है प्रोसेस, 2-3 पॉइंट्स, बाकी तो सारे ईजी हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का समझ आ गया। उसके बाद आती है हमारी फर्म का एओपी या फिर बीओआई। इनके लिए भी जो सेक्शन है वो है सेक्शन 6 सब सेक्शन 2। अब इसके अंदर एडिशनल कंडीशंस नहीं आएंगी। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्डिनरी का चक्कर ही नहीं है।
ऑर्डिनरी का चक्कर ही नहीं है, ये या तो रेजिडेंट बनेंगे या फिर नॉन रेजिडेंट। इसमें भी हम सीएम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? सीएम, कि इनका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है क्या वो इंडिया से हो रहा है। थोड़ा सा भी हो रहा है ना तो भी रेजिडेंट है, लेकिन इंडिया का थोड़ा सा भी वास्ता नहीं है तो नॉन रेजिडेंट है। सेम ऐसा कंपनी के केस में। देखो कंपनी के केस में क्या पढ़ना है, अगर कोई कंपनी इंडिया की है ना, इंडियन कंपनी है, तो वो रेजिडेंट है, उसमें कुछ भी चेक नहीं करना, आंख बंद करके वो रेजिडेंट है ये मानना है। लेकिन क्या अगर वो इंडिया की नहीं है तब क्या होगा? अगर इंडिया की नहीं होगी हमें ये चेक करना है उसकी पोयम को। पोयम, पोयम होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्या होता है पोयम? प्लेस ऑफ, लिख लेना आप, मैं इसमें लिखाने जा रहा है, मैं बोल देती हूँ। पी से प्लेस, ओ से ऑफ, ई से इफेक्टिव, एम से मैनेजमेंट, की प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जहाँ से यानी कि कहाँ से तो वो कंपनी चलाई जा रही है। अगर इंडिया से तो रेजिडेंट, इंडिया से नहीं तो नॉन रेजिडेंट। सिंपल। इन तीनों केसेस में, हिंदू अनडिवाइडेड में, कंपनी में, एओपी में, सारे एक ही केस थे, सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिविजुअल का केस अलग था। आई होप कि आपको समझ आया होगा रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर फिर भी डाउट है तो पूछ लेना। उसके बाद ये जो हमारा है एग्रीकल्चरल इनकम, ये ना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड हमें ना रिटेंशन हमारी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती अगर ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो। इसीलिए इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वो ज़रूर देखना है। हम एग्रीकल्चर इनकम, क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, रेजिडेंशियल स्टेटस तो हो गया हमारा, डिडक्शंस ये करेंगे अच्छे से। आई होप कि समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं सबका जवाब दूँगी। एंड आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे अगर, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ जो इस टॉपिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो भी इतने सिंपल नोट से कवर कर सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।